मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। आप सबों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस यूट्यूब के माध्यम से आप अपने प्रतियोगी एग्ज़ाम्स की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। आज का टॉपिक, हर एग्ज़ाम में औसतन 2 या 3 प्रश्न पूछे जा सकता है और ये प्रश्न आपके प्रमुख संवैधानिक संशोधन से जुड़ा होगा। हम लोग बात करेंगे 20 ऐसे महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन जिसने भारतीय राज्य व्यवस्था में एक गहरा प्रभाव दिया है। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में संवैधानिक संशोधन की जिक्र की गई है। लेट्स सी। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, CA, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मतलब होता है संवैधानिक संशोधन। जी हाँ, संवैधानिक संशोधन की जिक्र आर्टिकल नंबर 368। अगर 368 के तहत संवैधानिक संशोधन की बात हो रही है तो इसमें केवल और केवल 2 ही प्रकार का संशोधन होता है। एक विशेष बहुमत और पहला होता है, इसको अगर ए मान लिया जाए तो पहला ये है, और दूसरा होता है ए प्लस 50% से अधिक राज्यों की सहमति। ए का मतलब विशेष बहुमत। विशेष बहुमत प्लस 50 से अधिक परसेंट, जो 50% से ज़्यादा जो राज्य है उसकी सहमति जरूरी है। इसी को हम लोग 368 के तहत मानते हैं संशोधन। एक होता है साधारण संशोधन, साधारण बहुमत से। ये साधारण बहुमत 368 में नहीं आता है, जिसमें केवल और केवल 50% संसद की सदस्यों की सहमति होती है और यह संशोधन हो जाता है। लेकिन विशेष बहुमत जो कि 368 के तहत होता है, विशेष बहुमत का सीधा मतलब होता है, सपोज लोकसभा है जिसमें आप जानते हैं 545 और राज्यसभा जिसमें 250। ये और भी हो सकता है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 552 हो सकता है, 552। लेकिन वर्तमान में 545 सदस्य हैं और इसमें 250। तो अगर विशेष बहुमत की बात हो रही है तो जिस सदन में संशोधन प्रस्तुत की जाएगी और उसके बाद अगले सदन में उसको प्रस्तुत किया जाएगा, तो उसके लिए सबसे पहले है कि लोकसभा या फिर राज्यसभा। संशोधन को किसी भी सदन में लाया जा सकता है, प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में भी लाया जा सकता है। जी हाँ, लाया जा सकता है, लेकिन धन विधेयक को प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में नहीं लाया जा सकता। और संशोधन या तो लोकसभा या तो राज्यसभा, किसी में भी लाया जा सकता है यह बिल। तो उसके सदस्यों का बहुमत, बहुमत मतलब आधा, प्लस जितने प्रेजेंट हैं, ठीक है, जितने उपस्थित हैं, प्रेजेंट एंड वोटिंग, और जो मत दे रहे हैं वोटिंग, उसका 2/3 बहुमत चाहिए। जब तक 2/3 बहुमत नहीं मिलेगा तब तक ये आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं हो सकता है। तो ये बात है संशोधन की, एक छोटी सी जानकारी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसके नीचे नहीं दिख रहा हो तो मैं फिर से आपको समझा देता हूँ कि लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसके कुल सदस्यों का बहुमत यानी 50% से ज़्यादा प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने भी उस समय प्रेजेंट है और जितना मतदान कर रहे हैं उसके 2/3 बहुमत की जरूरत होगी, तभी विशेष बहुमत के माध्यम से या फिर ये विशेष बहुमत और 50% से अधिक राज्यों की सहमति के बाद संविधान में
संशोधन किया जा सकता है। और संविधान में संशोधन कहाँ तक किया जा सकता है? क्या संविधान को पूरा तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा सकता है? जी नहीं। देखिए, पहले इससे बहुत से संबंधित केस हैं। आपको मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि संवैधानिक संशोधन संसद के पार्लियामेंट का एक तरह से पूरा अधिकार होता है, लेकिन यहाँ पर राज्यों की सहमति की जरूरत है। तो एक तरह से संघात्मक व्यवस्था को मजबूत रखने के लिए, संविधान की गरिमा को बरकरार रखने के लिए इसकी जरूरत होती है। जैसे सपोज संघात्मक व्यवस्था में कोई बदलाव हो, जैसे जीएसटी काउंसिल में अगर आपको बदलाव करना है तो ये 50% से अधिक राज्यों की सहमति के बिना नहीं हो सकता है। सपोज हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के कार्यकाल की बदलाव की जरूरत हो, ये इससे नहीं हो सकता है बिना इसके। और भी बहुत से ऐसे प्रावधान हैं, जैसे डीपीएसपी और या मौलिक अधिकार में अगर कुछ छेड़छाड़ करना हो, उसको कम करने की कोशिश करना हो, या फिर उसमें किसी प्रकार का बदलाव करना हो, तो आर्टिकल 368 के तहत विशेष बहुमत, इसमें राज्यों की सहमति की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन विशेष बहुमत अर्थात ठीक है प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 और उसके सदस्यों का, जिस जहाँ से उपस्थित हो रहा है उसके सदस्यों का 50% से ज़्यादा ये होना चाहिए। साधारण बहुमत में आपको मैंने बताया कि साधारण बहुमत के तहत जैसे आर्टिकल 2 है, आर्टिकल 3 है, आर्टिकल 169 है, इसमें आसानी से संशोधन किया जा सकता है, जिसमें राज्यों की सहमति की और विशेष बहुमत की कोई जरूरत नहीं होती। जैसे सपोज अगर बाय द वे किसी सीमा को भारत में प्रवेश कराना है, या फिर किसी सीमा को भारत के, ध्यान रहे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, अगर आप भारत में किसी सीमा को प्रवेश कराना चाहते हैं, कोई बाउंड्री को जीत कर अपने भारत में मिलाना चाहते हैं, तो इसके लिए संवैधानिक संशोधन की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर भारत का कोई छोटा सा हिस्सा है या भूमि है, अगर आप वो किसी दूसरे देश को देना चाहते हैं, तो इसके लिए संवैधानिक संशोधन 368 की जरूरत पड़ जाएगी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। लैंड सेटलमेंट जिस बांग्लादेश के साथ हुआ, पाकिस्तान के साथ हुआ, बेरूवाली एक जगह था, उसमें जब हुआ ये सब चीज़, तो आप इससे भी जानकारी इकट्ठा कर लीजिएगा। ये तो हो गया बात, चाहे 169 की बात करें, साधारण बहुमत से हो सकता है, जिसमें राज्य विधान परिषद जो होता है, जो अभी वर्तमान में चर्चा में है, क्योंकि ममता बनर्जी के द्वारा यानी पश्चिम बंगाल के द्वारा विधान परिषद की मांग की गई है, तो विधान परिषद का निर्माण करना ना करना ये पूरी तरह से साधारण बहुमत से हो सकता है, और इसके लिए 368 की कोई जरूरत नहीं होती है। ये तो था बैकग्राउंड जो इससे जुड़ा नहीं है, मतलब जो बताना जा रहा हूँ उससे जुड़ा नहीं है, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको समझा दिया, काफ़ी है। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। इस टॉपिक में हम लोग समझेंगे महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन, और आप इसको पूरी तरह से बाय हार्ट कर लीजिए। इट मस्ट बी ऑन योर फिंगर, मस्ट बी रिमेंबर्ड। अगर आप बिना कोई सोचे हुए, इसमें कोई डाउट, आप आराम से सब समझिए। सबसे पहले फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951, 1951 में क्या हुआ? मौलिक अधिकारों में समानता स्थापित करने के लिए, आपको पता होगा हमारे संविधान में अनुच्छेद कितना 12 से 35 फंडामेंटल राइट का एक्सप्लेन किया गया है, और शुरुआती दौर में यानी 1950 से लेके 1978 तक हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे, जिसमें से 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में ये जो वेल्थ प्रॉपर्टीज, वेल्थ राइट यानी संपत्ति का अधिकार को खत्म कर दिया गया। तो आखिर इस पर चर्चा होगी, लेकिन इससे पहले ये बात समझ लीजिए कि 12 से 35 तक में हमारे पास 7 मौलिक अधिकार शुरुआत में थे, फंडामेंटल राइट थे। तो 1951 में आखिर क्या किया गया? वास्तव में मौलिक अधिकार में समानता स्थापित करने के लिए और स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को सीमित करने के लिए, क्योंकि उस समय जगीरदारी प्रथा, जमींदारी प्रथा, रैयतवाड़ी सिस्टम, जो हमारे मतलब अंग्रेजों के द्वारा जो राजस्व इकट्ठा करने का जो तरीका था, इसके अलावा जो भूमि का बहुत मतलब अवितरण, इतना मतलब बेकार वितरण था, धन का किसी हाथों पर केंद्र होना, संपत्ति का ठीक ढंग से वितरण ना होना, सरकार को एक तरह से समाजवादी व्यवस्था स्थापित करनी थी, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी थी। तो इसके लिए जरूरी था कि शुरुआती दौर में पंडित नेहरू की सरकार ने संपत्ति के अधिकार, या फिर इसमें जो मामले थे, जैसे बहुत लोगों के पास लाखों करोड़ों जमीन होता था, बहुत एकड़ भूमि होती थी, तो उसमें कुछ संपत्ति को सरकार ने अपने हिस्से में लेकर गरीबों में
बांटने की कोशिश की। इसके लिए पहला संवैधानिक संशोधन किया गया। इसके अलावा मैं आपको और बताता हूँ, क्योंकि देखिए ये ऑलरेडी यूपीएससी पूछा जा चुका है। यूपीएससी में प्रश्न सिंपल था कि पहला संवैधानिक संशोधन जो किया गया था वो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित नेहरू जी थे। ठीक है, देखिए आपको उस समय पहली अनुसूची की बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे नौवीं अनुसूची। नौवीं अनुसूची जब जोड़ा गया तो क्यों जोड़ा गया? क्योंकि आपको पता होगा हमारे पास शुरुआत में फंडामेंटल राइट्स 7 थे और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, जैसे कि आपके पास खेत है, खलिहान है, खेत खलिहान और एक लाखों एकड़ जमीन है, तो किस प्रकार से भूमि सुधार होगा? भूमि सुधार हाउ विल पॉसिबल विदाउट, भूमि सुधार पे प्रश्न चिन्ह लग गया था। समानता कैसे स्थापित ना हो, समानता स्थापित, इस पे भी बहुत विचार था। लोक कल्याणकारी राज्य, लोक कल्याणकारी व्यवस्था कैसे स्थापना हो, जब तक संपत्ति के अधिकार पर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन ना लगाया जाए। अगर आप संपत्ति के अधिकार पे दखल अंदाजी करेगा सरकार या करती थी सरकार, तो लोग अपने फंडामेंटल राइट के तहत 2 प्रकार का आपके पास पावर है। आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट, जिसमें आप मौलिक अधिकारों के बचाव के लिए जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 के तहत सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आती थी, तो इससे सरकार को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। समानता का अधिकार, ये जो लोक कल्याणकारी व्यवस्था स्थापना करना हो, वो काफ़ी दिक्कत होता था। इसके लिए सरकार ने नौवीं अनुसूची जोड़ी। अब नवीं अनुसूची जोड़कर ये जो आपको जो आर्टिकल दिया गया है, इसको एक तरह से लगाम लगाना था, इस पर प्रश्न चिन्ह लग गया। नवीं अनुसूची के माध्यम से जिस सूची को, मतलब जो विषय इसमें डाल दिए गए, जितने भी विषय, वर्तमान में तो बहुत से विषय हैं, शुरुआत में तो कम थे, 78 विषय थे, लेकिन अभी तो 224 से भी ज़्यादा है। जितना भी विषय इसमें डाल दिया गया, उस पर जुडिशियल रिव्यू, यानी आप कर सकते हैं कि न्यायालय उस पर हस्तक्षेप नहीं करेगी कि सरकार ने ये किया तो क्या ये व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन है या नहीं है, इस पर वो विचार ही नहीं कर सकती। इसलिए नवीं अनुसूची में उसको पटक दिया गया, डाल दिया गया। अब सरकार थोड़ा सा आसानी से कल्याणकारी काम कर सकती है, इसलिए नवीं अनुसूची जोड़ी गई। शॉर्ट में समझ लीजिए कि नवीं अनुसूची में रखे गए विषयों पर जुडिशियल रिव्यू शुरुआती दौर में नहीं होता था, बाद में आगे चल के मैं बताऊंगा कि क्या अभी वर्तमान स्थिति क्या है इसकी। सब्जेक्ट वर्ड इट ओके। अगला हम बढ़ेंगे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद। अब हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं पढ़ने वाले हैं, हम लोग केवल महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ेंगे। दूसरा है सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आप लिखते जाइए, दैट विल बी मोर बेटर। सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये आपको 1952 में हुआ था, 1952 में इसमें क्या हुआ कि संसद में राज्यों की प्रतिनिधित्व कितना होगा, हाउ मेनी, क्या कितना होगा, इसकी संख्या, इसकी बात निर्धारित कर दी गई। अर्थात राज्यसभा में, चूंकि आपको पता होगा राज्यसभा में जो सदस्यों की संख्या होती है वो विधानसभा से जाते हैं, लेकिन कैसे जाते हैं, तो इसके लिए वास्तव में जनसंख्या का निर्धारण किया गया और राज्यसभा में सीटों की संख्या उस जनसंख्या के आधार पर होता है। तो ये आपको हुआ था सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1952। ओके, अगला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 26वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या हुआ, ये सबसे पहले हुआ कब था, ये हुआ था 1971, बहुत ही फेमस इंदिरा गांधी का शासनकाल। इंदिरा गांधी अपने सुप्रीम पावर पे थी, उस समय बांग्लादेश का निर्माण हो चुका था और उसी समय इंदिरा गांधी ने समानता स्थापित करने के लिए, और ये राजे रजवाड़े लोगों के पास जो अकूत संपत्ति थी उनको विशेष प्रकार का जो सुरक्षा मिलता था भारत सरकार की तरफ से, जिसको हम लोग प्रीवी पर्स बोलते हैं, उसको उन्होंने समाप्त कर दिया। प्रीवी पर्स एक तरह से शॉर्ट में समझिए तो विशेषाधिकार, उसको खत्म कर दिया, प्रीवी पर्स समाप्त।
सारा का सारा जितना आपका बस राजा का सुरक्षा जो मिलता था, राजा के वंशजों को जो सुरक्षा मिलती थी, अब भारत सरकार उसकी किसी भी प्रकार की कोई गारंटी नहीं देगी। ठीक है, ये था 26वां संविधान संशोधन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन जिसने पूरे भारतीय राज्य व्यवस्था, पूरे एक तरह से पॉलिटी को बदल के रख दिया, वो था 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसके तहत बहुत से परिवर्तन हुए हैं, इसी कारणवश इसको लघु संविधान भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें लगभग पूरे संविधान को ही बदलने की कोशिश की गई। क्योंकि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जब ये तो हुआ तब था, ये 1976 में हुआ था। इंदिरा गांधी पूरी तरह से मतलब एक तरह से अपने सुप्रीम पावर पे पहुंच चुकी थी, सारे के सारे अधिकारों को मतलब एक तरह से अपने पास ही रखना चाहती थी। कार्यपालिका न्यायपालिका पे भयंकर भिड़त हुआ था। जयप्रकाश नारायण की एक तरह से पूरे जनसमूह के साथ थी, और एक तरह से आपातकाल का जो प्रावधान था उससे बचने के लिए इंदिरा गांधी अपनी सरकार को बचाने के लिए कई तरह के प्रावधान संविधान में करती जा रही थी। तो उनका एक छोटा सा जिक्र समझिए। सबसे पहले प्रस्तावना पे ध्यान दीजिए। प्रस्तावना जिसको हम लोग प्रियम्बल करते हैं, वास्तव में ये हमारे संविधान की पूंजी है, आत्मा है, दिल है। एक तरह से कहे तो एक तरह से पहला पृष्ठ है, मानसिक स्थिति है संविधान विशेषज्ञों की, एक तरह से क्या राय है कि हमारा देश कहाँ जाएगा, क्या लक्ष्य है, क्या पाना चाहते हैं, ये सारे के सारे आपको प्रस्तावना में मिल सकते हैं। और प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया 1976 में, और 3 नए शब्द जोड़ दिए गए। आपको पता होना चाहिए, इससे पहले हमारा संविधान, हमारा प्रस्तावना संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य होने के साथ साथ अब वो हो चुका था पंथनिरपेक्ष। पहला शब्द पंथनिरपेक्ष जोड़ा गया, दूसरा शब्द समाजवाद सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया, और तीसरा शब्द जोड़ा गया है कि क्या जोड़ा गया था? राष्ट्र की एकता के साथ, राष्ट्र की एकता के साथ अखंडता शब्द, इंटीग्रिटी, ये अखंडता, ये पंथनिरपेक्षता और समाजवादी शब्द, 3 नए शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। तो क्या आपको इसका मतलब समझना है तो आप मेरे पिछले वीडियो में जा सकते हैं, इसके बारे में मैंने बताया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पंथनिरपेक्ष हमारा देश 1976 के बाद हुआ, जी नहीं। हमारा संविधान तो मतलब कहे तो हमारा देश तो सदियों से पंथनिरपेक्ष है। आप हमारे यहाँ तमाम प्रकार के विविधताएं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सभी प्रकार के विविधताओं को आप देखते हैं। उनमें से धार्मिक जो विविधता है वो आज इसलिए बरकरार नहीं है, बल्कि सदियों से बरकरार है। यहाँ पर सभी धर्मों के लोग खुशी से शांतिपूर्वक मिलजुल के रहते हैं। ठीक है, इसका कुछ गलत इस्तेमाल होता है, उसकी बात साइड में करते हैं। पंथनिरपेक्ष का सीधा मतलब होता है राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, राज्य सभी धर्मों को सम्मान के दृष्टिकोण से देखेगा, किसी के पास उसके साथ फेवर नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई राज्य मतलब हमारा देश, संसद, राज्य विधानमंडल, विधान परिषद, पंचायत, सभी के सभी राज्य के तहत आते हैं। आर्टिकल 12 में इसका जिक्र किया गया है। तो शॉर्ट में समझ लीजिए कि धार्मिक रूप से हम लोग स्वतंत्र हैं, समाजवादी तो जानते ही हैं। ओके, अगला हम लोग इसी में अब हम पढ़ेंगे क्या हुआ। तो DPSP का विस्तार कर दिया गया और कहा गया कि फंडामेंटल राइट पर भी ओवर डोमिनेट कर जाएगा। ऐसी विशेष कंडीशन में जब DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हिंदी में कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, अर्थात राज्य ऐसा करेगा, चाहे आप 40 की बात करें पंचायती राज हो, 44 की बात करें कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, जिसको भारत मतलब राज्य सरकार यानी राज्य जो है कोशिश करेगी कि इसे लागू किया जाए। तो फंडामेंटल राइट्स तो सभी लोग सोचते थे कि सबसे ऊपर है, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद फंडामेंटल राइट को भी कभी कभी
डीपीएसपी को बढ़ावा देने के लिए नीचे किया जा सकता है, अर्थात उसको नज़रअंदाज किया जा सकता है। ओके, हालांकि बाद में आपको जब मेनका गांधी केस पढ़िएगा और इसके अलावा मिनरवा मिल्स जब पढ़िएगा, जब मिनरवा मिल्स का केस आया था, मिनरवा मिल्स वर्सेस इंडिया सन 1980, ये इस केस में स्पष्ट कर दिया गया, इसका मेनका गांधी केस। तो ओवरऑल कहा गया कि फंडामेंटल राइट इक्वल टू डीपीएसपी, कोई सुप्रीम नहीं है, ना तो फंडामेंटल राइट सुप्रीम है और ना ही डीपीएसपी, बल्कि दोनों के बीच एक बेहतर सामंजस्य है। दोनों का एक ही सिक्के के मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू कर सकते हैं, दोनों की जरूरत है। ये पक्षी के दो पंख के बराबर है। अगर भारत का सचमुच विकास करना है तो अधिकार के साथ साथ राज्यों के जो कुछ दायित्व दिए गए हैं उन्हें भी एक तरह से संतुलित दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। ओके, उसके बाद और भी भयंकर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, अगर संविधान में कुछ संशोधन होता है तो उस पर जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनरीक्षण, न्यायालय उसको देखेगी कि क्या ये संविधान के अनुसार है कि नहीं, जस्ट है कि नहीं, फेयर है कि नहीं, इसको काट दिया गया। तो नहीं, संविधान में जो कुछ संशोधन होगा उस पर न्यायालय अपनी नज़र नहीं दौड़ाएगी, ध्यान नहीं देगी। लेकिन बहुत ही एक तरह से बुरा हो रहा था संविधान के इस संशोधन के माध्यम से, हालांकि बाद में इसको हटा दिया गया 1978 के अगले संवैधानिक संशोधन के माध्यम से। ओके, उसके बाद हम लोग आएंगे इसी में, अभी चूँकि मैंने पहले ही बताया कि ये एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे संशोधन हुए थे। इसके अलावा अब 44वां नहीं बल्कि 42वां संशोधन में कहा गया कि राष्ट्रपति महोदय को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद जो है उसके सलाह पर ही काम करना पड़ेगा, सलाह को मानना ही पड़ेगा। आप सलाह के बिना कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। फिर आगे चल के 44वां संविधान संशोधन जब होगा तब उसमें राष्ट्रपति मंत्री परिषद के अनुसार तो काम करेगा, लेकिन एक बार मंत्री परिषद के विचार को लौटाएगा और दोबारा अगर मंत्री परिषद के विचार वापस राष्ट्रपति के पास जाए तो राष्ट्रपति को सिग्नेचर के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, यही है हमारे देश में राष्ट्रपति की स्थिति। ओके, उसके बाद पूरे देश में चूंकि 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से पहले क्या होता था, सपोज दिस इज इंप्रूव माय मैप, आई विल नॉट वेरी एक्सपर्ट। तो पहले अगर मानते हैं 352 लगता था तो पूरे भारत में लगता था, लेकिन अब नहीं, अब भारत के किसी छोटे से हिस्से में भी लग सकता है, कहीं भी लग सकता है। अगर सशस्त्र विद्रोह हो जाए, सशस्त्र विद्रोह 352 के तहत लगाया जा सकता है, सशस्त्र विद्रोह हो जाए, ठीक है, तो आंतरिक शब्द जो जोड़ा गया था उसको बाद में पढ़ेंगे, उसको हटा दिया गया। सशस्त्र विद्रोह तो था ही नहीं उस समय, तो अब समझ लीजिए कि किसी भी भारत के किसी भी हिस्से में आपातकाल यानी इमरजेंसी प्रोविजंस लागू किया जा सकता है। इसको 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से ही जोड़ा गया है। तो ये इतने महत्वपूर्ण संशोधन हुए और इतने महत्वपूर्ण हमारे संविधान में परिवर्तन किए गए, तो ये 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया। और इसके अलावा सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, जो 6 महत्वपूर्ण विषय को राज्य सूची से उठाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। और ये कौन कौन विषय थे कि जिसमें समवर्ती सूची में आप जानते होंगे, समवर्ती सूची, इससे पहले मैं आपको 7वीं अनुसूची के बारे में बताता हूँ। 7वीं अनुसूची में विषयों का बंटवारा किया गया है। विषयों का बंटवारा, ये विषयों का बंटवारा जो किया गया है वो कैसे किया गया है, तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो संघ सूची में केवल संसद कानून बनाएगी, राज्य सूची में राज्य कानून बनाएगी, समवर्ती सूची में दोनों कानून बनाएंगे। बाय द वे, अगर राज्य सूची के द्वारा बनाया गया विषय समवर्ती सूची के बनाए गए विषय से टकरा रहा है तो समवर्ती सूची चूँकि केंद्र उस पर हावी होता है, केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही लागू होगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि कौन कौन ऐसे विषय हैं जिसको 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से इस सूची से उठाकर इस सूची में डाल दिया गया। तो सबसे पहला था वन, जंगल। इसके अलावा वन्य जीव,
संरक्षण संरक्षण वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बहुत जरूरी था हमारे देश के लिए। इसके अलावा न्यायिक सुरक्षा, न्यायिक सुरक्षा, ठीक है, न्यायिक सुरक्षा बोलिए, न्यायिक प्रशासन बोलिए। इसके बाद परिवार नियोजन, भी जो फैमिली प्लानिंग की बात हो रही है उसको भी उसी समय समवर्ती सूची में डाला गया है। इसलिए तो वर्तमान में खूब चर्चा में है कि क्या केंद्र के बनाए गए विषय जनसंख्या नियंत्रण पर क्या संघात्मक व्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा शिक्षा, भारत की शिक्षा अब वर्तमान में समवर्ती सूची में है। और साथ ही साथ वाट, जिसको मीटर बोलते, वाट एवं माप नहीं बोलते, माप तोल, बटखारा, 5 kg का बटखारा, 10 kg का बटखारा, कितना kg का बटखारा, 10 kg का बटखारा, ये सब जो है ना माप और वेट एंड मेजर, उसको हम लोग समवर्ती सूची में करते हैं। तो ये था 42वां संविधान संशोधन। आप आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए 1 मिनट के लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे एक लास्ट, उसके बाद अगले किसी और दिन इस पर और चर्चा होगी। 44वां संविधान संशोधन में क्या आखिर खूबियाँ थी, देखिए 44वां कॉन्स्टिट्यूशन, इसके माध्यम से क्या क्या किया गया ये आप देख सकते हो। देखिए 44वां संविधान संशोधन, सरकार बदल गई। आपको पता होगा 1975 में इमरजेंसी लगा, सरकार पूरी तरह से पगला गई थी, मतलब एक तरह से तानाशाही हो गई थी। ब्लैक दिन कह सकते हैं हमारे इतिहास में, हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरा वाला दिन था। इंदिरा गांधी ने अपनी आंतरिक अशांति का बहाना देकर संविधान में बहुत से संशोधन कर दिए और उस सारे संशोधन को बाद में 44वां संविधान संशोधन 1978 में परिवर्तित कर दिया गया। अधिकांश चीज़ों को तो बदल ही दिया गया, मतलब सरकार बदली ना तो सब चीज़ बदल दिया गया। और उसके अलावा कुछ नई बातें जोड़ी गई, तो उसको आप ध्यान से सुन लीजिए। जैसे उस समय क्या था, हैबियस कॉर्पस, आपको पता होगा हैबियस कॉर्पस का अर्थ होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसमें व्यक्ति के जीवन और उसकी स्वतंत्रता का एक तरह से ख्याल रखा जाता है कि अगर व्यक्ति को कोई गिरफ्तार करता है पुलिस, तो पुलिस को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पेश करना पड़ेगा। मतलब हमको अपने जीवन और अपने स्वतंत्रता का अधिकार हमेशा जिंदा रहना चाहिए, बरकरार रहना चाहिए, वही हैबियस कॉर्पस। तो हैबियस कॉर्पस प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को बरकरार कर दिया गया। ये हमेशा, यानी आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 अब कभी भी खत्म नहीं हो सकता है, कभी भी निलंबित नहीं हो सकता है। आर्टिकल 20 और 21 हमेशा जिंदा रहेगा, चाहे पसंद कुछ भी क्यों ना हो, ये कभी भी खत्म नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा जो आंतरिक शब्द था, आंतरिक गड़बड़ी का हवाला देके जिस प्रकार से इंदिरा गांधी ने अपने शक्ति का गलत इस्तेमाल करते हुए देश में पूरे इमरजेंसी लगाए 352 के तहत, उसको अब खत्म कर दिया गया और इस आंतरिक शब्द को हटा के अब सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया। और अब इसका सशस्त्र विद्रोह तभी होगा जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और संसद की लिखित अनुमति होना चाहिए। लिखित अनुमति जब तक ना मिले तब तक हमारे देश में आर्टिकल 352 का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यही था आज का क्लास, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इतना आप याद कीजिए पहले, अगला वीडियो जरूर से जल्दी आएगा, लेकिन आपका रिस्पॉन्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट सेक्शन में लिखिए क्या सुधार की जरूरत है, और साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसे अधिक से अधिक लोगों के बीच भेजें ताकि उनका ज्ञान स्तर आसानी से बढ़ाया जा सके। थैंक यू।